हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह प्रभावशाली नेताओं में हुए शामिल। हिमाचल के लिए बड़ी उपलब्धि, सीएम मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी जानकारी। गाजीपुर में ईसाई मिशनरियां करवा रही धन परिवर्तन, बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। गुमराह करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, मामला दर्ज, कार्रवाई है जारी। चंदौली के झोपड़ी में रह रहे लोगों को नहीं प्रशासन का सहारा, योगी युग में भी क्या सच होंगे सपने, सरकार की खाओ कमाओ की नीति चढ़ी भेंट। और हरदोई में सरगना इखलाक समेत 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, डीएम के निर्देश पर मामला हुआ दर्ज। कई लूटपाट की घटनाएं में शामिल थे आरोपी। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारक ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के टॉप दमदार नेताओं की सूची में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब शामिल हो गए हैं। जी हां, एक संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में सुखविंदर सिंह 79 नंबर पर है। 100 दमदार नेताओं में शामिल होने पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस बड़ी उपलब्धि को इसकी जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि 100 दिनों के कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हिमाचल के लिए बेहद गौरव की बात है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कड़े फैसले लिए, उसको देखते हुए उन्होंने ये उपलब्धि मिली है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को चलाने का फैसला उन्होंने लिया और 10 साल का रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही सरकार को चलाने के लिए जिस तरह से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वो भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री अपनी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता, सोच और सबको साथ लेकर प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलती हुई, सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में वो शामिल हुए हैं। नेताओं की प्रभावशाली नेताओं में वो शामिल हुए हैं। 79 नंबर उनका रहेगा और ये बड़ी उपलब्धि। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की, कांग्रेस सरकार के लिए है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपका 100 दिन का कार्यकाल, पहली बार आप मुख्यमंत्री बने और उसके बावजूद इन 100 दिनों में आपके जो फैसले लेने की जो आपकी सोच है, या जो आपने बजट के अंदर जो दिखाया कि किस प्रकार का प्रदेश का अगला बजट होगा और हिमाचल प्रदेश अगले 10 सालों के लिए आपने जो एक रोड मैप तैयार करने की जो कोशिश की, उसके लिए इन सब फैसलों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ें रही होगी निश्चित तौर पे उसमें पैमाना कि आप में फैसले लेने की एक लीडरशिप है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से अब आरक्षण जारी होने से करीबी आधी सीटों का अब गणित बदल चुका है। जी हां, इससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई निराश हैं तो कई ने राहत की सांस ली है। तो वहीं नए लोगों की भी उम्मीद जाग गई है और वे संभावनाएं तलाशने में अब जुट गए हैं। आरक्षण अधिसूचना जारी होते ही निकाय चुनाव में गाजियाबाद में किस तरह से रणनीति के साथ उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे सभी सवालों के साथ साहिबाबाद के विधायक पंडित सुनील शर्मा से हमारे संवाददाता ने एक खास बातचीत की है। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। साहिबाबाद विधानसभा के जो विधायक हैं सुनील शर्मा जी के पास। भारतीय जनता पार्टी सदैव समाज के सभी वर्गों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछड़ों को आरक्षण की संविधान में व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आरक्षण दिया था, लेकिन कुछ लोग बीजेपी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे खड़गोड़ा नगर पालिका की जो रूप था पूरा बदल दिया है, लेकिन विपक्ष जो अब सवाल उठा रहे हैं, जैसे एक पानी का मुद्दा वहाँ उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में उस पर कैसे काम करेगी? पहले तो विपक्ष ये बताए कि उन्होंने क्या खोड़ा में क्या किया। जो विपक्ष के नेता खोड़ा में राजनीति करते हैं, वो खोड़ा के प्रधान भी रहे,
वो खोड़ा से जिला पंचायत सदस्य भी रहे और वो खोड़ा से विधायक भी रहे। उनकी खोड़ा के लिए कोई एक उपलब्धि हो तो बता दें, कोई एक सड़क का निर्माण उन्होंने कराया हो तो बता दें। हमने 183 किलोमीटर सड़कें हैं खोड़ा की, 366 किलोमीटर नालियाँ हैं, नाले हैं। आज कितना भी बारिश हो जाओ खोड़ा में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। पहले ये स्थिति थी कि अगर 5 मिनट बारिश हो जाए तो खोड़ा में निकल नहीं सकते थे, चप्पल हाथ में लेकर के आदमी चलता था। हमने खोड़ा को में बेहतर व्यवस्था दी है, सारी सड़कें बनाई हैं, नालियाँ बनाई हैं, नाले बनाए हैं, जगमगाती हुई स्ट्रीट लाइट लगाई हैं और गंदगी को हमने निकाल करके बाहर किया। निकाय चुनाव आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के तरह देश में तो उभर ही रही है। ऐसी गाजियाबाद में आपकी विधानसभा तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज़्यादा वोटों से एक रिकॉर्ड वोटों जीते, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी आपका नाम दर्ज हो चुका है। अब आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये उम्मीद जता रहे हैं कि खोड़ा भी इसी तरह का एक विकास का जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी लेके चलेगी और भारी बहुमतों से पार्टी विजय होगी। लेकिन आप आने वाले समय में खोड़ा की जनता को और क्या क्या मिलने वाला पार्टी की ओर से? देखिएगा, हमने बताया कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, हम कूड़ा निस्तारण केंद्र निडोरी में बना रहे हैं। अभी हम 70 टैंकर से गंगा जल की सप्लाई हम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। अब खबर गाजीपुर से है, जहां ईसाई मिशनरियों के द्वारा लगातार आपको बताएं कि भोले भाले गरीब और असहाय लोगों को चमत्कार का नजारा दिखाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यहां पर लोगों को यीशु और के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की बात भी कही जा रही है, जिसको लेकर अब प्रत्येक रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही आयोजन गाजीपुर के राधे नगर कॉलोनी में भी किए गए, जहां लगभग 150 से 200 महिलाएं शामिल रही। और इसके साथ ही आपको बताएं कि बाइबल के माध्यम से लोगों को प्रार्थना सभा भी यहाँ पर कराई जा रही थी। और वहीं बीजेपी के संयोजक योगेश सिंह और विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष रविराज द्वारा इसकी सूचना थाना कोतवाली को दी गई और पुलिस टीम दल बदल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो आपको बताएं, यहाँ पर लोगों को धर्म और चमत्कार के नाम पर धर्मांतरण और साथ ही कराने का मामला सामने आया था और इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से किसी भी तरह का आदेश नहीं लिया गया है, जिसके बाद प्रार्थना सभा कराने वाले 2 लोगों को विपिन कुमार और राकेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आज राधे नगर कॉलोनी बंसी बाजार में कुछ यहाँ मोहल्ले वासियों के द्वारा और कार्यकर्ता बंधुओं के द्वारा ये सूचना मिली कि यहाँ पर माता बहनों का धर्मांतरण किया जा रहा है और बिना कानून की अनुमति लिए हुए ये काम किया जा रहा है। इस सूचना पर हम लोग आए मौके पर। पवित्र ईसाई ग्रंथ जिसका सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं, ये बाइबिल मिला है और ये पवित्र बाइबिल मिला है और इधर दिया है, ये दोनों पवित्र बाइबिल मिला है। कुछ सामग्री मिला है, बहनें इधर उधर कर दी हैं, सब वो कर दिया है। अभी प्रथम दृष्टि इनके पास ना अनुमति है ना कुछ है और गैदरिंग देखिए सब माता बहनों का हुआ है। जो पवित्र बाइबिल मानने वाले लोग हैं पूरे देश में, ये गाजीपुर में नहीं पूरे देश में सेवा के आड़ में, सुसरा के आड़ में धर्मांतरण का काम करते हैं। ये सत्य बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हमारे दलित बंधु, हमारे गरीब बंधु जो बेसहारा हैं उनको कुछ सहारा देके धर्मांतरण सेवा क्या में पैसे का लालच देके कराया। ये बस लोग आस-पास के हैं, परिवार के लोग जो चंगा होते हैं, छुटकारा ये पाते हैं। बहुत ज्यादा कोई लोग नहीं है, ये बस 50-60 लोग हैं, देख लीजिए आप सामने ही। ये यीशु मसीह के नाम में हम प्रेयर करते हैं लोगों के लिए और लोगों की बीमारियां जाती हैं। इस कार्यक्रम का आपने परमिशन लिया था? जी, बहुत बड़ी सभा तो है नहीं सर, आपकी सभा में कम 200 से नहीं 200 नहीं और आप परमिशन लेते और सभी के जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं सबके जी मैं भी हिंदू आप लोग परिवर्तित हुए? मैं हिंदू हूँ सर। आप लोग धर्म परिवर्तन किया? नहीं, मैं हिंदू हूँ। आप तो यीशु का वो नहीं, मैं हिंदू हूँ। मेरा आधार देखिए, मेरी आईडी देखिए, मैं हिंदू हूँ।
तो अभी तो आप तो नहीं, ऐसी बात यीशु कुछ की नहीं। आप बात कर रहे हैं, आपके पास जो नहीं, किताबें नहीं, मिली नहीं, हैं, नहीं। क्या है? यीशु की मैं कैसी हिंदू, किताब है? मेरी आईडी किताबों को दिखाइए क्या है इसमें, हिंदू का कौन सी ग्रंथ है इसमें? किताब खोलिए, क्या इसमें गलत लिखा हुआ आप बताइए किताब नहीं, आप दिखाइए कि हिंदू, आप बताइए क्या गलत लिखा हुआ है। किताब खोल के आप यदि हिंदू है तो दिखाइए उसमें क्या लिखा है। करवाया जा रहा है हिंदुओं का और मिशनरी ये काम कर रहे हैं। तो अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक नाबालिग लड़की की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। अवनी को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। दरअसल ये घटना चरथावल के कसियारा गांव के उस समय हुई जब बहनें खेत में घास लेने के लिए गई हुई थी और जानकारी के मुताबिक थाना अधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि 12 साल की अनुष्का और 10 साल की अवनी ने गलती से टूटे हुए हाई टेंशन तार को छू लिया और अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मृतक बच्चे के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर अब जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ग्रामीणों का यह कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और गरीब परिवार को मुआवजा जल्द से जल्द मिले, ये मांग की गई है। ग्राम कसियार के पास ही मछली का जो तालाब है, इस तालाब की मेंढ की ऊंचाई से बिजली के जो तार हैं 11,000 की लाइन के जो तार है बहुत नीचे थे। एक तार लटका हुआ था, उसमें 200 की बहनें उसके साथ में टच हो गई। टच होने के कारण तार टूट गया। एक की डेथ हो गई है, दूसरी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसको मेरठ रेफर किया है, मुजफ्फरनगर में भी नहीं पकड़ा गया। गरीब आदमी है, उसके मम्मी पापा पास में ही खेल रहे थे, उन्हीं के पास जा रहे थे बच्चे। ये जो है 3 बच्ची यहाँ अपने पापा के पास आई होंगी, इधर जंगल में घूम कुछ खाना वाना देने के लिए, और बिजली की हालत यहाँ से तार है इतनी नाजुक है, इतनी नज़दीक रही वो, जिससे कि जो है करंट लाइट ने अपने तरफ खींच लिया और जो है बच्ची एक तो एक्सपायर होगी साथ के साथ और दूसरी ज़्यादा गंभीर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंदौली की, जहां झोपड़ी में जीवन गुजर बसर कर रहे लोगों को शासन स्तर से आशियाने की आस के दावे मिलते रहते हैं, लेकिन अब तक उम्मीद की रोशनी यहां नजर नहीं आई। ताजा मामला ब्लॉक दरबेशपुर में ग्राम पंचायत का है, जहां बीती साल बरसात के मौसम में कच्चा मकान ढह जाने के बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल और कर उचित मुआवजा और आशियाने के सपने तो इन्हें दे दिए, लेकिन अब तक झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजर बसर कर रहे इन गरीबों की सूद किसी ने नहीं ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में जिम्मेदारों की खाओ कमाओ नीति की भेंट चढ़ गई है। खाओ कमाओ नीति की भेंट चढ़ गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो उत्तर प्रदेश में 26.15 लाख आवास योजना का लाभ पात्र व्यवसायियों को मिला है और 8.63 लाख नए आवास स्वीकृत हुए, जिन्हें पात्र को आवंटित करने की योजना शुरू हो चुकी है। देखिए, आवास के लिए सर्वविदित है कि उनका नाम होना चाहिए पात्रता सूची में। यदि उनका नाम नहीं तो आवास नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने बताया है उनका नाम सूची में नहीं है, सूची में नहीं है तो उसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद जो चिन्हित होंगे, जो नाम निकल के आएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब हम लोग को आदेश मिलेगा तो उनको आवास के लिए कार्रवाई की जाएगी, दिए जाने के लिए। हाँ, अभी इसके बारे में ये पता चला है कि उनके घर के ऊपर से कोई लाइन जा रही है बिजली की, तो उसके लिए मैंने अभी एक्शन को बोल दिया। ये अगर पानी पड़त बड़ा तो चमकीला डाल के रहिला, कोई कर वाला नहीं बात, हम झेलत बड़ी दुख है। अपन बच्चन के कपड़ा लत्ता ना मिल पावत, उनन के पहना ओढ़ बदे। प्रधान जी से एक बार हम कहले रही, फिर एक बार अपने से आ रहा प्रधान जी तो कहना तो कहाँ के मिली तो के आवास घबरा मत। अरे तो वो 2 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं शौचालय ना मिला। चंदौली जनपद में मुख्यालय से 4 किलोमीटर पे स्थित दरबेशपुर गांव है और कैमरामैन से कहें कि ये दिखाएं, ये परिवार है एक झोपड़ी में रहने को मजबूर है, कई सालों से इसी में रह रहे हैं। आज पिता का साया इस बच्चों पर से उठ गया है और ये स्कूल नहीं जा पाता है परिवार का खर्च चलाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, इनको फीस नहीं मिल पाती है और आवास के लेके ग्राम प्रधान आश्वासन देते आ रहे हैं,
इनको शौचालय नहीं मिला है, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी घर घर में शौचालय हो, नल की व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पानी पीने के लिए कम से कम काफ़ी दूरी से इनको पानी लाना पड़ता है। और ये इनका आवास है, इसमें ये परिवार यहाँ पे रहता है। और कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, ये आज भी गोहरे पे भोजन बनाने के लिए मजबूर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा। सरकार जहाँ शिक्षा के लिए तमाम उपाय कर रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है, लेकिन आज ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनके पास काम नहीं है, परिवार गरीबी की हालत परेशान है। कैमरामैन जितेंद्र समता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को अब गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल गैंग लीडर इखलाक समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। ये 3 आरोपी गिरोह बनाकर कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर चुके थे और ये तीनों आरोपी कोतवाली शहर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी नरपेंद्र सिंह का ये कहना है कि इस मामले में इखलाक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ जिलाधिकारी के समक्ष गैंग चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया था और ये कहा गया था कि आरोपियों के काले कारनामे की वजह से समाज में भय फैल रहा है और डीएम के अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत लूट के मामलों में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध जो है 10,000 का इनाम भी किया गया था। उसी क्रम में थाना कोतवाली द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसमें 1 लाख एवं अन्य 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक। तो वहीं अब यूपी के मोदी नगर से अगली खबर है, जहां समाधान दिवस के दौरान किसान ने खुद को मौत के घाट उतार लिया। जी हां, ये बताया जा रहा है कि किसान ने समस्या का समाधान ना होने पर अपनी कलाई की नस काट ली और किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सुशील कुमार नामक किसान अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा था और ये बताया जा रहा है कि किसान ने उप जिलाधिकारी को भी बताया था कि उसकी भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से उसके कृषि भूमि जो है वो कम हो गई है। अतः लेखपाल को मौके पर भेजकर उसकी जमीन की नपाई कराई जाए, लेकिन उसकी समस्या का समाधान न होने पर किसान को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने हाथ की नस काट ली। सारे मामले में घटना को लेकर अब किसानों में रोष का माहौल नजर आ रहा है और भ्रष्ट पटवारी पर कार्रवाई की मांग सभी के द्वारा की जा रही है। ये हाथ कैसे काटा हुआ है आपने? वहीं पीसीसी सदस्य विधायक संजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। आपको बताएं कि विधायक संजय शर्मा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और इसके साथ ही ये भी कहा कि 1000 अवैध शराब भट्टियां यहां संचालित हो रही है। हर एक भट्टी से प्रतिदिन 1000 रुपए की पुलिस वसूली करती हुई नजर आ रही है और ये भी उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के पास से कोई भी जानकारी ना हो तो हमसे जानकारी आप ले सकते हैं। दरअसल नरसिंहपुर करेली गाडरवाड़ा में लाखों लीटर अवैध शराब बन रही है, जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस मामले में 2 पुलिस आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया और इसकी विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाले मिलकर इसमें बिकवाए, सट्टे में पार्टनर रहे। करेली में एक पुलिस वाला रोज दारू की भट्टी बनाने वाले से प्रत्येक परिवार से 1000 लोग शराब बनाते हैं, 1,000 रुपए एक दिन लेता है। इस प्रकार की गतिविधियां मीडिया को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है। आप अगर ये लेना बंद नहीं करोगे तो कैसे बंद होगा कोई चीज? आप पूरी भट्टी बंद हो जाएंगे, सरेआम लाइन लग। देखिए, जैसा कि आपने अभी मुझे वीडियो दिखाया है जिसमें माननीय विधायक तेंदुखेड़ा जी ने जो आरोप पुलिस विभाग पे लगाए हुए हैं, देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे, इस जुआ, शराब, सट्टा, इन पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जहाँ जहाँ भी अवैध शराब बन रही है, टीम बना के लगातार दबिश दे रहे हैं और उन लोगों को जेल भी भेज रहे हैं। जहाँ तक ये जो बात की है, तो वहीं पूरे देश के साथ ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 1008 श्री भगवान महावीर जी का 2622वां जन कल्याणक श्री दिगंबर जैन समाज डिब्रूगढ़ द्वारा
भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर जैन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना तथा 40 पाठ का आयोजन करके भगवान महावीर का आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर हर वर्ष की भांति श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में सबसे आगे श्रद्धालु धर्म ध्वज लेकर भी चल रहे थे। इसके बाद असमिया संस्कृति का प्रतीक परंपरागत बिहू नृत्य और गायन बायन के दल पर जैन समुदाय के पुरुष महिलाएं नाचते और झूमते हुए नजर आए। तो वहीं रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को रखकर अहिंसा का संदेश यहाँ पर दिया गया और जैन समुदाय के लोग शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए भी चल रहे थे। तो वहीं शोभा यात्रा में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर शामिल हुए। भगवान महावीर जयंती का शुभ अवसर मैं देवनगर वासी सबको, सिर्फ जैन समाज बोल के नहीं, सबको मैं शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जैसे थोड़ा देर पहले बताया गया था कि भगवान महावीर जी की एक वाणी है, जिए और जीने दो, तो ये जो वाणी है सब हम लोग को उसको वेलकम करना। तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में रामनवमी के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र के भोला टॉकी चौक स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में राम भक्तों का उत्साह खास तौर पर देखने को मिला। आपको बताएं कि रविवार को राम भक्त एवं हिंदू पुत्र संगठन की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई, जिसमें राम दरबार समेत कई देवी देवताओं की झांकियां भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही महापुरुषों और पुलवामा में वीर बलिदानियों के होर्डिंग्स भी लगाए गए। शोभा यात्रा में दर्जनों गाने बाजे के साथ बंगाल से आई आधा दर्जन नगाड़ा की टीम ने भी राम भक्तों को खूब घुमाया। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त भी यहाँ मौजूद रहे और काफी ज्यादा पुलिस दलों भी यहाँ पर उनका सहयोग रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर पुलिस थाना के अंतर्गत गोरा गांव के पास बालू से भरे तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। जी हां, ऐसे टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ये हादसा गोरा गांव के पास मोड़ पर हुआ। और ये बताया जा रहा है कि बालू से भरा ट्रक पलेरा क्षेत्र से आ रहा था कि तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता पुत्र को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं बावल रोहतक हाईवे नंबर 352 पर चालक को बंधक बनाकर ट्रोला छीलने की वारदात करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को अपराध अनुसंधान शाखा यानी कि CIA रेवाड़ी ने अब गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रात को बदमाशों ने मोहित को बंधक बनाकर अपने साथ ट्रोला में ही डाल ले गए और इतना ही नहीं, बदमाशों ने GPS उखाड़ कर भी फेंक दिया और चालक के साथ मारपीट भी कर डाली। गांव बुड़ोली के पास एक पेड़ से बांधकर आरोपी बदमाश इससे फरार हो गए। तो वहीं सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर रोहडाई थाना पुलिस ने बदमाशों के विरुद्ध लूट का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में इनसे पूछताछ जारी है। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबरों में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।